नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे प्रथम यानी पहली बार चुनाव होगा। करीब 5 नगर पंचायत नगर परिषद क्षेत्र है जहाँ पे पहली बार चुनाव होगा। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे नगर परिषद नगर निगम का चुनाव जो है उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पे विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग। हालांकि ये सरकार की बात है। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, उनका कहना है कि बरसात के बाद सरकार पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। बरसात के बाद कभी भी हम लोग चुनाव करा सकते हैं। संकेत जो आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। बहरहाल अभी हम लोग आए हुए हैं बोकारो जिला में फुसरो नगर परिषद क्षेत्र है और यहाँ का जो कार्यकाल है पार्षदों का, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, इनका कार्यकाल जो है 2023 में समाप्त होगा। तो अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 5 में और यहाँ के जो पार्षद हैं विशाखा देवी जी हैं और उनके बगल में बैठे हुए हैं पूर्व वार्ड पार्षद हैं अशोक सेठ जी हैं। तो उनसे जानते हैं कि जनता ने इस परिवार को लगातार जब से नगर परिषद का गठन हुआ तब से इस वार्ड के डेवलपमेंट यानी विकास का काम कर रहे हैं। चूँकि जनता का प्यार स्नेह लगातार बरकरार है, तो अब इनसे जानते हैं कि जनता का जब प्यार स्नेह लगातार बरकरार है तो इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए। ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर। तो पहले तो आपको विशाखा जी वेब समाचार में आपको बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते। आपको भी अशोक जी बहुत धन्यवाद। अच्छा विशाखा जी, आप ये बताइए कि जनता का प्यार स्नेह आपको मिला, चूँकि आपके पति के द्वारा जो है 2 टर्म वो पार्षद रहे और उनके द्वारा जो फसल बोया गया उसको आपने काटने का काम किया। क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ अब तक? मेरे वार्ड में अभी तक तो सब काम हो रहा है। अभी तक तो पेपर ब्लॉक बिछे हैं, नाली कुछ बन चुकी है, रोड है, कचरा और ना आवासीय है, जिसका आवासीय नहीं बना, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सब कोशिश में लगे हुए हैं। जब भी वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन मुझे कराना होता है तो अलाउंस करवा के जनता को इन्फॉर्म किया जाता है। और अच्छा अशोक जी, आप बताइए कि आपका भी कार्यकाल 2 टर्म रहा और आपकी पत्नी का वर्तमान कार्यकाल है। अब तक करीब अगर बताया जाए तो कितने लोगों को पीएम आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन देने का काम किया गया, सभी मिलाकर करीब? हमारे यहाँ सीसीएल बहुल क्षेत्र है, नोटिफाइड एरिया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी पीएम आवास और कोई भी सरकारी सुविधा जो निजी तौर पे यहाँ पर बनाने का वो उनको नहीं मिल सकता, उससे वंचित है। ये हमारे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य है। बहुत से गरीबों का घर होते हुए भी, जो हरिजन टोला है हमारे यहाँ है, वो उसके रेती प्लॉट होते हुए लेकिन उसको सीसीएल ने एक्वायर कर लिया। आज के तारीख में वो ना तो विस्थापित हो पाए हैं ना उनका आवास बन पाया है, वो दोनों तरफ से वंचित है। क्योंकि वहाँ पर पेपर जब मांगा जाएगा तो वहाँ पर वो क्लियरेंस जब लिया जाएगा तो वहाँ पर क्लियरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि सीसीएल के द्वारा अधिकृत करने के बाद ना आप उसको खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना उसमें कोई ऐसा काम कर सकते हैं। इस फुसरो नगर परिषद में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 28 वार्ड में 22 वार्ड जो प्योर सीसीएल क्षेत्र है, जिससे ये जो प्रधानमंत्री आवास का जो एकदम सुनहरा जो योजना जो चल रहा है वो लोगों को नहीं मिल पाता है। जबकि यहाँ पर गरीब बहुत है जिनके पास आवास एक छोटे से झोपड़ी में रहते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए, अगर सीसीएल एनओसी दे दे कि भाई अपने क्षेत्र में कहीं ऐसा बना करके लोगों को घर दिया जाए। बीच में हम लोगों ने जब मेरे कार्यकाल के दौरान में एक सर्वे हुआ था कि घरहीन जो भूमिहीन घरहीन जो है उसको अपार्टमेंट बना करके उसमें शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया।
वो रघुवर सरकार के दौरान में, जब उस समय बीजेपी का सरकार था, तो एक योजना आया था नगर परिषद में कि वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिनका कहीं भी घर नहीं है हिंदुस्तान में, और जिनको माने जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, तो उनको आवास अपार्टमेंट के रूप में एक नगर परिषद के द्वारा एक कॉलोनी बना करके वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन वो योजना कहाँ चला गया, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। अच्छा, ये बताइए कि शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन कितने लोगों को बनवाए? मेरे कार्यकाल में हम लोग घर घर जाकर के वैसे लोगों को जो जरूरत है, हम लोग जानते हैं निजी तौर पे कि गरीब है, वैसा कोई भी व्यक्ति मेरे नज़र में अभी तक नहीं है। जो आदमी का कुछ आधार कार्ड नहीं है, चाहे बैंक पासबुक बोलने के बाद 50 बार बोलने के बाद भी नहीं खुलवा के दिए, वैसे ही आदमी मेरे यहाँ छूटे हुए। अभी तक मेरे यहाँ कोई, हमको नॉलेज में शायद ही, अगर विधवा पेंशन तो ये हो सकता है कि विधवा पेंशन एक आध दो को हर साल में, एक आध दो महीना में होता है, लेकिन मेरे आधार हम लोग जैसे कोई भी योजना आता है मेरे वार्ड में, सबसे बड़ा चीज़ हम लोगों ने अनाउंस करते हैं, उसके बाद यहाँ ऑफिस खोल के रखे हुए, उनका फॉर्म भरते हैं, उनका सारा चीज़ करके अप टू डेट करवा करके हम लोग ऑनलाइन करवा करके सरकार के पास भेज देते हैं। उसके बाद उनका आवंटन होना, सारा चीज़ सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहीं से ऑनलाइन आता है, वो हम लोगों के ऊपर नहीं होता है। आज इसी सब चीज़ के चलते 2 बार यहाँ की जनता हमको भरपूर वोट से जिताई, जबकि मेरे कास्ट के नाम पर अगर देखा जाए तो सिंगल मेरा घर है। यहाँ सारा चीज़ से ऊपर हट करके यहाँ की जनता सब दिन हमको मानी, उसके बाद मेरी वाइफ को भी मानी। ये भी अभी अस्थायी समिति की सदस्य है, ये भी अपने तरह, अभी जैसे कोविड काल में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा कैंप अपने 5 नंबर वार्ड में लगाया, जैसे भी करके हम लोगों ने लगाया, उसको सुख सुविधा देखते हुए यहाँ के अगल बगल के जितने वार्डों के लोग हैं, सब सारे लोग यहाँ आकर के लगाएं, सारा सुविधा उन लोगों ने दिया। एक एक व्यक्ति को हम लोग घर घर जाके मोटिवेट करते हैं कि तुम सुई जरूर लो, सुई बहुत, क्योंकि बहुत से अशिक्षित लोग अभी भी जागरूक नहीं है, उनको घर जा करके ले करके आते हैं, सामने लगवाते हैं, घर पहुंचाते हैं। ये सारा चीज़ हमारे क्षेत्र में होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने डेवलपमेंट किया, विकास किया, चूँकि आप लगातार जब से नगर परिषद का गठन हुआ तब से आप हैं, चाहे आप हैं, आपकी पत्नी हैं, सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, या जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, नहीं हुआ, आपके कार्यकाल में हुआ? पहले यहाँ हम लोग देखते थे कि काफ़ी गंदगी रहती थी, यहाँ कूड़ा कचरा का अंबार रहता था। अभी हम लोग का प्राथमिकता रहता है कि कोशिश रहता है कि कहीं भी कचरा नहीं, क्लीन रहे, साफ सुथरा रहे, कॉलोनी साफ रहे, सारा चीज रहे। लेकिन मेरा सरकार से एक कहना भी है कि आज आप नगर परिषद चाहे हो, चाहे पंचायती राज का चुनाव हो, लेकिन जिस तरीके से इसका नियम कानून बनना चाहिए वो नहीं बना है। जिसके तरीके से बाहर बहुत कुछ ऐसा है कि अभी भी अधिकारी के ऊपर डिपेंड है कि वह उनको गाड़ी देंगे कि नहीं देंगे, स्वीपर देंगे कि नहीं देंगे, जबकि नियम ये होता है कम से कम एक वार्ड में 12 से 14 लेबर प्लस उसके गाड़ी, सारा समुचित व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा व्यवस्था है नहीं। यहाँ पर बार बार जैसे आम पब्लिक के जैसे यहाँ के पार्षद आवेदन वहाँ देते रहते हैं, ब्लॉक में फ़ोन लगा के बोलते हैं तो वो भेजते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रत्येक दिन यहाँ कचरा उठना चाहिए। मैंने अपने कार्यकाल में अपने निजी मद से तकरीबन 3 साल अपना ट्रैक्टर यहाँ कॉलोनी में घुमाया, जिससे एक भी कचरा कॉलोनी में नहीं रहता। उसके बाद जब शहरी क्षेत्र से मेरे देखा देखी चालू हुआ तो हम लोगों को लगा कि अब वो चालू करेंगे। अब ये हो गया साफ सुंदर वाला हाल हो गया, ना उधर से आ रहा है ना इधर से जा रहा है, लोगों का कचरा का अंबार हो जाता है, जिसके चलते हम लोग को बार बार वहाँ पर नगर परिषद में बोलना पड़ता है, तब जा करके 10 दिन में 5 दिन में भेजते हैं। ये सब चीज़ में सुधार लाने की ज़रूरत है। कोरोना काल के दौरान काफ़ी असुविधा भी हुई है। अभी आपको लोगों की जानकारी के अनुसार हम लोग को मालूम चल रहा है कि चुनाव जल्द कराया जाएगा। तो भाई जो अभी पार्षद लोग चुन के आए हैं, जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, उसके साथ में तो छल किया जाएगा, क्योंकि 2 साल तो कोरोना के नाम पे चला गया। अब काम करने का समय आया तो बोला चुनाव जल्दी हो जाएगा। तो पब्लिक के नज़र में तो बोलेंगे भाई इस पार्षद के कार्यकाल में तो कोई भी काम नहीं हुआ, चाहे चेयरमैन वाइस चेयरमैन के द्वारा कोई काम नहीं हुआ जो धरातल पे उतर पाया। तो मेरा मांग है, मैं तो पूर्व पार्षद हूँ, लेकिन मांग है कि अगर जब चास नगर पालिका में 2 साल एक्सटेंशन किया जा सकता है तो 6 महीना का ग्रेसी पीरियड इनको भी दिया जा सकता है, जिससे अभी जो पटरी पे उतर रही है व्यवस्था उसमें ठंडे बस्ते में नहीं जाए। मान लीजिए दोबारा चुनाव होगा, फिर उसका गठन होगा, फिर उसके तरह से बोर्ड की मीटिंग होगी, फिर नया तरीके से ये होगा, तब काफ़ी काम उससे सफ़र करेगा। अभी जिस रफ्तार से पकड़ा हुआ काम धीरा हो जाएगा, मेरा ये करना है। अच्छा, ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या जल, क्योंकि हम लोग के प्रयास से, हम मेरी वाइफ वार्ड पार्षद के प्रयास से एक माइंस के द्वारा हम लोग का यहाँ पर पानी आता है जो रो वाटर है। लोग उसी को पानी को अभी लेते हैं, फिल्टर करके पीते हैं। हमारा सबसे बड़ा समस्या यहाँ का पानी का है। लेकिन अभी हमको जैसे घर जल योजना के तहत में हम लोगों को कार्यकाल में जो टेंडर हुआ था उसका 90% काम अभी सभी वार्डों में हो चुका है। मुझे लगता है 1 से 2 महीना में वो चालू हो जाएगा तो उसके ये समस्या भी दूर हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है और आपकी पत्नी दूसरी बार वार्ड पार्षद चयनित होती है, तो दूसरी बार इनका मतलब इनका कार्यकाल तो एक बार हुआ, दूसरी बार अगर इनको मौका मिलता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ सोचे हैं? मतलब ग्रीन वार्ड और क्लीन वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? सबसे पहले तो अगर ये दोबारा चयनित होती है तो हम सबसे पहले, मेरे वार्ड में और कोई समस्या नहीं है, थोड़े नालियों की गंदगी की समस्या है। हम उसको इस बार सरकार के द्वारा चाहे जैसे भी हो उसको पूरी तरह से सफाई कराने की कोशिश करेंगे, उसको साफ रखने का उनको बोलेंगे कि उसको अच्छा से करो। प्लस यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है विस्तारीकरण, माइंस का विस्तारीकरण हो रहा है। ऐसे भी अभी आप देख रहे होंगे कि बिना पेमेंट दिए हुए माइंस को चालू कर दिया है। अभी मेरी पत्नी ने काफ़ी संघर्ष किया तो अभी विराम हुआ है। जब तक हम लोग तरीकेबद्ध से हम लोग कॉलोनी को नहीं बसाया जाएगा उसके लिए हम ये संघर्ष करते रहेगी और जितना हो सके आज भी हम करते हैं, आगे भविष्य में भी करती है। हमारे यहाँ कोई भी समय 24 घंटा हर व्यक्ति के लिए दरबार खुला हुआ है। किसी की कोई बीमार पड़ गया हो, किसी का बेटी की शादी हो, किसी को पढ़ाई कराना हो, हमारे यहाँ निःशुल्क अपने द्वारा जितना भी हो सकता है मानव सेवा में तन मन धन से लगे रहते हैं। ये बताइए कि चूंकि आपके पास भी काम करने का अनुभव हो चुका है और आपकी पत्नी को भी काम करने का अनुभव हो चुका है, तो पिछले बार जो था पार्षदों के बीच से ही डिप्टी हो जाएगा। ये जनता जब हमको उस मुकाम पे पहुंचाएगी, अभी हम जनता के बीच में जाएंगे। अभी मेरे 5 साल का कार्यकाल का गुना भाग होगा। मैंने अच्छा किया, अपने मुंह तो सब मीठा बनता है। सही मायने में रिजल्ट जनता ही आउट करती है। कौन अच्छा काम किया, कौन खराब काम किया, कौन क्या किया, कौन नहीं किया, उसका निष्कर्ष जनता के ऊपर है। जनता जब उस मुकाम में हमको पहुंचाएगी उसके बाद इसका डिसीजन लिया जाएगा। ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना का मार जो है सब जनता लोग झेल चुकी है, देश दुनिया सब लोग झेल चुकी है और अभी भी है, बरकरार है। अभी कोरोना का जो है जब तक 2 साल से ऊपर के बच्चे को वैक्सीन नहीं पड़ जाता है तब तक तो कोरोना का जो है कहर है। तो इसके बाद होल्डिंग टैक्स जो अचानक से इतना बढ़ा दिया गया है, इसके बारे में क्या कहते हैं? मेरा कहना है कि कोरोना काल के दौरान हम लोगों ने अपने स्तर से, जिस वार्ड के स्तर से हम लोगों ने अपने निजी मद से लोगों के बीच अनाज बांटा, खाना बना के राशन बांटे, हर घर के व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति उसको मदद पहुंचाए। यहाँ तक कि मेरे जितना पूर्व में मेरा मानदेय बचा हुआ था 70 या 75 हज़ार रुपया, मैंने उसको नगर परिषद में अपना दान कर दिया कि नहीं, ये कोविड काल के दौरान मैंने वो पूरा संपूर्ण दान कर दिया वहाँ पर। प्लस अपने निजी मदों से काफ़ी बार लंगर लगा करके लोगों को घर के घर बंटवाएं। एक व्यक्ति को कोशिश किए कि किसी को कोई भूखे नहीं मरे कोरोना काल के दौरान। आर्थिक मदद, सारा चीज़ मदद हम लोगों ने किया। होल्डिंग टैक्स को लेकर के मैं पूछ रहा हूँ सवाल, मेरा जो सवाल। होल्डिंग टैक्स, सरकार होल्डिंग टैक्स लगा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, रोजगार कहीं है नहीं, तेल महंगा, सब कुछ महंगा होते जा रहा है। आम पब्लिक को चूज करके फ्री अनाज देने से कोई मतलब नहीं निकलता है। पहले आप लोगों को अस्थिर होने दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बाहर में जो रोजगार करते थे अभी घर में बैठे हुए हैं, किसी का तो खाना नहीं जुट रहा, तो होल्डिंग टैक्स कहाँ से देगा? होल्डिंग टैक्स जितना है उसको अभी बरकरार रहने देना चाहिए। सरकार को और उपाय लगाना चाहिए जहां पर से पैसा बचाया जा सकता है, जहां मिसयूज हो रहा है पैसा का उसको बचाए। आम पब्लिक को नहीं ज़्यादा बोझ डालते हुए अपनी निजी खर्चों पे कटौती करके उसको ये करे। ये बताइए कि जब आपने कटौती की बात कही तो मानदेय को लेकर, जिस तरह से भारत का जब संविधान एक है, MP MLA भी जनता के प्रतिनिधि हैं और आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं,
अगर बात कहें बिहार की, तो बिहार में पूर्व 900 पूर्व एमएलए हैं और 140 एमएलसी हैं, जिन पे सालाना 74 करोड़ रुपया खर्च होता है पेंशन के रूप में। तो जैसा कि आपने कहा कि मानदेय को लेकर बचत करने के लिए, तो आपका क्या मांग है? क्या आप लोगों को भी पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या अन्य सुविधाएं जो एमपी एमएलए को मिलता है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर नहीं मिलना चाहिए तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो सबको मिलना चाहिए। इसके बारे में क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि जब एमपी एमएलए को टीएडीए, भत्ता, मानदेय मानदेय नहीं बोलिए, मासिक बोलिए, मानदेय मतलब होता है कोई पेंशन नहीं मिलना बाद में, जो हम लोगों यहाँ पार्षद लोगों को मिलता है। हमको बहुत सुन के दुर्भाग्य लगता है कि मुखिया जो है अपने क्षेत्र में, उनको कोई मानदेय नहीं है। सुने, इन लोग नगर परिषद नहीं 1000 रुपया मिलता है। ये कोई 1000 रुपये इस जमाने में अगर उसका तेल नहीं, आप भ्रष्ट बनाने का जगह दे रहे हैं। क्यों? अगर उनका दौड़ है, धूप है, अगर वो ठीक है, हर आदमी सक्षम नहीं होता है, उसका अपना निजी माने जब जाएगा कहीं भी क्षेत्र में तो उसका गाड़ी है, घोड़ा है, उसका और खर्चा है। तो वो जब एक विधायक को लाखों रुपए मिल सकता है, तो एक पार्षद चाहे मुखिया जो होता है वो अपने क्षेत्र में काफी भ्रमित करते हैं। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते, वो आपसे ज्यादा काम करते हैं, आप लोगों से ज्यादा झेलते हैं। जब नियम कानून जब बनता है, आप अपने हर जब भी आप लोग का मीटिंग होता है तो बढ़ते ही जा रहा है, लाखों में पहुंच गया। और यहां पर किसी का ये नहीं है। ये तो सरकार का नीति का समझ में नहीं आ रहा है। इसमें मांग ये करते हैं कि आप अगर भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं तो आप मुखिया, वो सरपंच, वो जो भी जनप्रतिनिधि, उनके बारे में बराबर से सोचिए। अगर उचित दीजिए, ये नहीं कि उनको लाखों रुपए दीजिए, लेकिन आप उसको असेसमेंट कीजिए कि एक क्षेत्र में घूमने में उसको इतना खर्चा है, उसको जन सेवा में करने के लिए खर्चा है, उसको निजी किसी को मदद करने में खर्चा है। क्योंकि वो अगर सेवा करेगी तो उसका भी परिवार है, तो दिन भर उसमें लगा रहेगा, या तो सर्विस कर नहीं सकती, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकता। कहीं नौकरी करके वो पूरा पब्लिक के बीच में नहीं रह सकती है। तो 5 साल के लिए जब आप उसको मानदेय भी नहीं दे पाते हैं ढंग से, पेंशन की तो बात दूर की बात है। अब पेंशन तो मांग अभी हम करेंगे ही नहीं। जब सेना में पेंशन बंद कर दिया जा रहा है, जब एक विधायक एक दिन के लिए भी अगर जीत जाता है तो जिंदगी भर उनको पेंशन मिलता है। जो सैनिक जा रहा है सेना में, बलिदान हो जाएगा देश के लिए, जब उसको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है तो हम अगर पंचायत और इस सब के लिए मांग करेंगे तो ये देश के लिए दुर्भाग्य होगा। अच्छी बात है, ये जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए। अगर काम के मामले में अगर देखा जाए तो बेहतर कौन? सभी सरकार अपने अपने ढंग से चलाते हैं। किसी कार्यकाल में बढ़िया चलता है, किसी कार्यकाल में ही चलता है। तो हम तो देखते आ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट पहले भी हावी थे, आज भी हावी हैं और कल भी हावी रहेंगे। जनप्रतिनिधि को मूर्ख बनाना ब्यूरोक्रेट के लिए बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री काम के मामले में कोई नहीं, आज के दौर में तो नहीं है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं विशाखा देवी जी, इन्होंने क्या कुछ कहा, और उनके जो प्रतिनिधि हैं और पूर्व पार्षद हैं अशोक सेठ जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपने पक्ष का रखा। इसके साथ साथ होल्डिंग टैक्स, मानदेय, मासिक जो कह सकते हैं मानदेय, इसके अलावा कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना जो पक्ष है बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।